एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं बिना त्यागी और आज की बड़ी खबर में बात उस बड़े सवाल की जो इस वक्त पूरे देश में और सत्ता के गलियारों में गूंज रहा है। तोड़फोड़ की राजनीति और गणित के जोड़तोड़ की चर्चा हर तरफ हो रही है। तोड़फोड़ का आंकड़ा 20 से 21 की बात कर रहा है और जोड़ का आंकड़ा 360 छूने के लिए ललायत है। इस 360 के अंक में ऐसा क्या है? मोदी तीसरी बार सत्ता में है, देश के 22 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्षी दलों में अचानक से भाई ऐसा क्या हो गया है कि बगावत हो रही है, टूट-फूट हो रही है और हर कोई जाके कहां बैठता है? बीजेपी के मंत्रियों से मुलाकात होती है या टूट-फूट के पीछे एनडीए के नेताओं से मुलाकात की खबरें आती हैं? क्या नेताओं को लगने लगा है कि सत्ता का रास्ता विरोध की राजनीति से नहीं बल्कि सत्ता के साथ चलने से ही निकलने वाला है? या फिर तस्वीर इससे कहीं बड़ी, यानी कि पिक्चर कुछ और है? आखिर हर बागी की मंजिल एनडीए ही क्यों बनती है? क्यों नाराजगी का समाधान बीजेपी के साथ बैठकों में ही नजर आता है? बीजेपी भी सबको गले लगा रही है, बड़प्पन दिखा रही है। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है, बरस सोच के देखिएगा। जिन नेताओं को कभी बीजेपी ने भ्रष्टाचार का चेहरा बताया, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा जोर शोर से, जिन पर तीखे हमले किए, और भाई ये नेता भी कम नहीं थे। इन नेताओं ने भी भर भर कर मौजूदा केंद्र सरकार को कोसा, पीएम से लेकर सरकार के हर मंत्री तक जमकर गाली दी। खूब अचानक से इन नेताओं का हृदय परिवर्तन हो गया है, निष्ठाएं बदल रहे हैं। क्या इसमें राज्यसभा का और लोकसभा के भीतर के सदन के भीतर का जो नंबर गेम है ना, दरअसल उसका गणित चल रहा है? क्या किसी बड़े कानून की तैयारी हो रही है जिसमें संविधान का संशोधन चाहिए, मसलन 1 नेशन 1 इलेक्शन, महिला आरक्षण या परिसीमन? आज की इस चर्चा में हम इसी जोड़ तोड़ का एक जोड़ जो है वो आपके सामने खोलकर रखेंगे। नेता हमारे साथ होंगे, खास मेहमान होंगे जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे, जो बताएंगे भाई पर्दे के पीछे का खेल क्या है। राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे और पार्टी के नुमाइंदे भी होंगे। आप उनका स्वागत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले टीएमसी के बाद अब शिवसेना यूबीटी में टूट की अटकलें चल निकली हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद ने डिलिमिटेशन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें डिलिमिटेशन से कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या डिलिमिटेशन को लेकर अप्रोच किया गया है? क्या डिलिमिटेशन को लेकर अप्रोच किया गया है? डिलिमिटेशन के लिए तो पहले भी हमने कहा था ना, वो महिला आरक्षण बिल ही नहीं था ना। अभी तो इतना तो समझ में आ गया। डिलिमिटेशन के लिए बात करेंगे, उसमें क्या है, कौन मना करता? पहली बात ऐसे कि जो झूठ बोला महिला आरक्षण बिल, उसी दिन शाम को पुराना बिल पास किया, उसके अमल की ऑर्डर निकाली है। देखा है आपने, जीआर निकला था। जिस दिन यहाँ चर्चा थी ना, उसी दिन शाम को जो महिला आरक्षण का बिल पारित हुआ था, उसके अमल की सूचना उसी दिन शाम। और अगर डिलिमिटेशन बिल आता है तो क्या स्टैंड करेंगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें आरक्षण के लिए कौन दिक्कत है? तभी तो बोल रहे थे हम लोग। में डिलिमिटेशन पूछ रहा हूं, डिलिमिटेशन से बाद में आरक्षण में आ जाएगा ना। में कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? तो एक और अरविंद सावंत डिलिमिटेशन का सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव डिलिमिटेशन को सरकार की कैसी साजिश करार दे रहे हैं जिससे विपक्षी दलों के नेता चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, उनकी चिंताएं क्या हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। बंगाल का चुनाव जो लूटा है इन्होंने, और बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डिलिमिटेशन ला रहे थे, महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाएं और अपने हिसाब से ये लोकसभा बनाना चाहते हैं। तो पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है और किसका दामन कितना पाक साफ है और ये कौन सी जोड़ तोड़ की राजनीति है, इसकी क्या जरूरत है? इन्हीं तमाम सवालों को हम नेताओं के बीच लेकर जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आप हमारे पूरे पैनल का। शाहरुख प्रज्ञा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज चौधरी जी हैं, प्रवक्ता आरएलजी से। विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। चारू जी, सबसे पहले आप सत्ता पक्ष की नुमाइंदगी कर रही हैं, तो सवाल आप ही से है। जयराम रमेश कह रहे हैं 17 अप्रैल को हुए अपमान से तिलमिलाए हुए हैं आप, लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, विपक्षी दलों को तोड़ रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले नंबर गेम के लिए ऐसी कोशिश करते हुए शायद ही पहले कभी किसी पार्टी को देखा होगा। पिनाज जी नमस्ते, और सारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम।
देखिए, चुनाव तो बहुत सारे प्रदेशों में हुए, लेकिन एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके लोग उस पार्टी के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। इसकी मुझको आप वजह बताइए। 58 एमएलएज, नियरली 20 एमपीज, ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और जब इतनी बड़ी संख्या में हमें ये समझ में आता है कि नेता अपने राजनीतिक दल के साथ नहीं रहना चाहते, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो रॉट थी ना, जो सड़न थी उस पॉलिटिकल पार्टी में, वो दुनिया के सामने आ गई। और वही वजह है कि टीएमसी इस बार चुनाव हारी है। तो अब इस तरीके की बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, तिलमिलाए हुए तो विपक्षी लोग हैं, क्योंकि हार किसकी हुई? देश की हार को, देश की महिलाओं की हार को, जिस राजनीतिक दल की महिला नेत्री ये कहती है कि ये लोकतंत्र की जीत है। बताइए, देश की बेटियों की हार अगर उनको लोकतंत्र की जीत दिखाई देने लगती है, तो मैं ये मानती हूं उस राजनीतिक दल की आज की नहीं, परमानेंट हार है। इसलिए वो लोग ज्यादा आज परेशान है। डीलिमिटेशन तो जी होना ही है। जिस दिन संसद की ये नई बिल्डिंग बनी थी, उस दिन लोकसभा का कक्ष इतना बड़ा बनाया गया था कि डीलिमिटेशन के बाद जितने सांसद होंगे उसमें बैठ पाएंगे, ये सबको मालूम है। डीलिमिटेशन का समय भी आ गया है। आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो गई और हमारे एमपी बहुत कम है उस संख्या को अगर हम दिमाग में रखें तो ये तो देखिए होना ही है। अब नहीं होगा और 1 साल बाद हो जाएगा। लेकिन इस रीजन से महिला आरक्षण को भी अटका के रखा है विपक्ष ने, क्योंकि इनको लाना होता है, ये बहुत पहले ले आए होते। आज की सच्चाई ये है कि झूठ फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है। आप अखिलेश यादव का बयान देखिए कि भाई अब देश में चुनाव नहीं होंगे। आप हारने के बाद आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन तो करते नहीं है। हारने के बाद आप ये समझते नहीं है कि आपने पश्चिम बंगाल को एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया था कि जनता तो छोड़ो, आपके खुद के नेता आपसे परेशान थे। आप ये सोचते नहीं है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, जब आपके हाथ में सत्ता थी आपने क्या 2 पॉजिटिव काम भी करे, आप वो गिना नहीं पाते। जब आपके पास सत्ता थी, उत्तर प्रदेश को बीमारू कहा जाता था। जब आपके पास सत्ता थी, उत्तर प्रदेश में, हम यहां इस समय भी उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं, शाम के 4 बजे आप महिला तो छोड़िए, एक पुरुष घर के बाहर नहीं निकल पाता था। इस हद की डकैतियां चलती थी, घरों में बिजली नहीं आती थी, सड़कें तो थी ही नहीं। तो जब आज स्थिति बदल गई है देश की, प्रदेश की, तो काम आप जब कर नहीं सकते तो इस तरीके की निंदा ही करेंगे और इस तरीके के बयानबाजी करेंगे। आने वाले हैं चुनाव, अगले साल। चारों देखिए, आपने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वैसा हुआ, ऐसा जरूरी भी नहीं है। और जो आप बोल रही हैं वो सारी बातें सही हो। अभी जरा विपक्ष के पास भी चलते हैं। विजय राठी जी, अखिलेश जी भी डरे हुए हैं, डर है उन्हें कि अगर बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में हो गया तो फिर चुनाव ही नहीं होंगे। टेंशन हाई है उनकी, टूट का खतरा उन पर भी मंडरा रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बयान देते हैं वो डर नहीं है, वो सब कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि आप लोग सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो सावधानी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को कौन नसीहत नहीं देता, कौन संदेश नहीं देता। हमें जागरूक तो रहना, ये किसने नहीं देखा। और देश में कर क्या रहे हैं, कौन नहीं समझ रहा इस चीज को। इस चीज को सब समझ रहे हैं। लेकिन उस पर आने से पहले मैं एक जवाब दूंगा। देखिए ना, आपकी पार्टी तो नहीं टूटी भाई, घर में उनके कलेश हो रहा है, टीएमसी में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अगर उद्धव की पार्टी के लोग कुछ ऐसे विरोधाभासी बयान दे रहे हैं तो इनकी क्या गलती है? चारों जी कह रही है हमारी क्या गलती है? आपके घर में सुनिए, आप तो नहीं टूट रहे ना। आप हमारी पार्टी का कितनी मजबूत है इससे अंदाजा लगाइए कि 10 साल से हम तो सरकार में ही नहीं है। ये तो सरकार खत्म होते ही टूट रही है पार्टियां। हमारी टूटने तो गलती बीजेपी की नहीं है, लेकिन हम तो 10 साल से पूरा इन्होंने जोर लगाया। सुनिए गलती बीजेपी की नहीं है, पूरा जोर इन्होंने लगाया और आज भी लगाया। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पेस ही नहीं मिल पा रहा। कोशिश तो ये पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन 2024 में जब इन्होंने मुंह की खाई, उसके बाद अब ये 2027 का रास्ता तलाश रहे। इसलिए पूरी टीम इनकी उत्तर प्रदेश पे फोकस है। लेकिन एक चीज का मैं जवाब दूंगा। अभी आप देखें, यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये किसी धर्म जाति के हो या किसी पार्टी को वोट देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका स्वागत है। लेकिन जैसे अभी बहन जी ने बोला कि जब समाजवादी की सरकार थी तो खंबे ही नहीं थे, गांव ही नहीं था, लाइट ही नहीं थे, डाकू घोड़ों पे भागते थे। आप ये देखिए, स्कूल कॉलेज कुछ था ही नहीं। हम तो सब हम भी शायद पैदा नहीं हुए, क्योंकि उस समय का दौर हमने तो देखा है। अरे बहन जी, 2016 अक्टूबर को याद कीजिए आप, जब अखिलेश जी ने कहा था कि गांव में 18 घंटे और शहर में 24 घंटे बिजली मिलेगी, और अक्टूबर 2016 से वो बिजली मिल रही है। आप एक प्लांट का नाम बताइए ना, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। और देखिए, लास्ट में मारो, लास्ट बात 2 सेकंड कहके बहन जी से एक सवाल मेरी तरफ से, लखनऊ जाती हैं? पूछे कौन सी सड़क से लखनऊ जाती है? ठीक है,
नहीं बता पाएंगी। पर वो सड़क आपको सत्ता के रास्ते तक क्यों नहीं ले जा पा रही है? सरकार का बनाया एक्सप्रेसवे नहीं, बता दीजिए ना मुझे भी, वो सड़क आपको सत्ता के रास्ते पर क्यों नहीं लेके जा रही है? इन्होंने दो काम। अरे भाई, इन्होंने नकारा है, बेकार है, इन्होंने कोई काम नहीं किया और एक्सप्रेसवे भी आप ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी उस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ की कुर्सी बैठ जाइए। किसने रोका है? अच्छा एक बार बताइए, 2027 तो आने दीजिए। अच्छा, आने दें। अभी लास्ट चुनाव कौन सा था? हमने लास्ट चुनाव फेस किया 2024 का। लास्ट रिजल्ट हमारा कैसा था आप बताइए, और बीजेपी का कैसा था? ठीक है, तो आप हमारा आकलन देखिए ना। नहीं, वो तो अखिलेश अभी जी की 27 में जा रहे हैं। एक और चीज है, देखिए हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते। ठीक है, अगर वो इस चीज को बोल रहे हैं कि सावधान रहना, तो इसका मतलब हमें सावधान रहना है, क्योंकि मुझे लगता है हिटलर और मुसोलिनी नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो समझ जाता कि प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे चल रही है। ठीक है, और बात करते हैं लोकतंत्र की, कौन सा लोकतंत्र है? जो नेता, देखिए हर व्यक्ति का एक और बड़ी बात मेरे टॉपिक से मैं हुई गई हूं, धर्मेंद्र जी के पास में ले जाऊंगी, आपके पास आऊंगी, चारों सबको एक बार इंक्लूड कर लें। मैं भूल जाऊंगी, फिर ये नहीं मत, आप लिख लीजिए, भूलिए मत, लिख लीजिए। लिख तो लिया मैंने। आपके साथ ये जनता का दर्द भी ऐसे भूल जाते हैं। नोटबंदी और जीएसटी की बात ही नहीं करते। ये कह रही है भूल जाएंगे। बताइए कौन सी पार्टी और नेता? आज 2 सेकंड में बात बोलनी है, भूल गई। टॉपिक पे देख लीजिए, आज देश के साथ अच्छा मजाक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत देश के साथ अच्छा मजाक चल रहा है। अभी का 2 करोड़ नौकरी, हम तो भूल गए, हम भूल गए स्मार्ट सिटी। अरे राठी साहब आज की डिबेट जरा देख लीजिए, और प्रज्ञा जी आप भी देख लीजिए। आज 360, आज बड़े पर्सपेक्टिव में डिबेट है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में जब बात करेंगे आएंगे, काम पे बात आएगी ना। नहीं, इनको भी मना करूंगी, काम की बात ना करें। ठीक है, अभी जरा नंबर की बात कर लेते हैं, राजनीति की बात कर लेते हैं। धनेंद्र जी, जरा आप मुझे बता दीजिए कि भाई अभी इन्होंने भी कहा, राठी जी ने 10 साल से सत्ता से बाहर है, खूब तोड़ने की कोशिश हुई, इनको भी पूरा मिशन लगाया गया, ये तो नहीं टूटे, इनका घर ठीक ठाक था, आप लोगों में कमी थी इसलिए टूट गए। बीजेपी की क्या गलती है? देखिए पिनाक जी, पूरा देश जानता है कि जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, ये तमाम एजेंसीज लगा के मोदी जी लगातार विपक्ष के नेताओं को तोड़ रहे हैं। और अभी आपने अपनी डिबेट में कहा कि जो भी लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है वो सब भारतीय जनता पार्टी में जाते, किसी और दल में नहीं जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दबाव डाला जाता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो जेल जाने की तैयारी रखो। ईडी, सीबीआई, पहले आपने देखा दिल्ली में ईडी, सीबीआई, जब दिल्ली का चुनाव था, ये ईडी, सीबीआई लग गई सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे। जैसे ही ये तो समाजवादी पार्टी पे रूल काम क्यों नहीं कर रहा है? देखिए पिनाक जी, प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने धीरे से भारतीय जनता नहीं, पार्टी के मैंने प्रवक्ता सवाल को पूछा सुनते हो ना, आपसे। देखो एंकर भी जो है ना एक न्यूट्रल एम्पायर मैं की भी तरह बाइस होता है। हूं, चलिए आगे तो बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा दिल्ली में जब हमारी सरकार थी, यही ईडी, सीबीआई, पुलिस ने आके हमारी सरकार को हथिया लिया, सब लोगों को जेल भेज के, सब लोगों को डरा के सरकार लेके चले गए। सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने बंगाल में करा। बंगाल में भी ईडी, सीबीआई की वजह से, इनकम टैक्स की वजह से सरकार बन गई। और पंजाब में भी इन्होंने यही करा, जो हमारे 7 सांसद तोड़े उनके ऊपर भी यही दबाव था, राघव चड्ढा के ऊपर यह दबाव था, स्वाति मालीवाल के ऊपर दबाव था। अब हो क्या रहा है कि देखिए, आपने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो रहेगा, लोकतंत्र तो चाइना में भी है, लेकिन इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चीज ऐड कर दी कि भारतीय जनता पार्टी जिसे कहेगी, जिसे चुनेगी, वही वोट डालेगा और कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। यह लोकतंत्र की परिभाषा इन्होंने चेंज करी है। ये रोज रात को लोकतंत्र को मार के सोते हैं। अभी आपने कहा कि सांसद क्यों तोड़े जा रहे हैं, मैंने जो कहा, आपने जो कहा मैंने पूरा तसल्ली से सुना, क्योंकि आप तो नहीं तो मुझे ही ब्लेम कर दोगे, नहीं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ राठी साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा, राठी साहब ने कहा, मेरी याददाश्त ठीक है। अभी 5 मिनट पहले जो राठी साहब ने कहा, उसी को आप रिवर्स कर लीजिए। राठी साहब ने जो कहा, मैंने नहीं कहा, राठी साहब ने कहा भाई उनकी भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, उनके लोग तो नहीं टूटे, 10 साल से सत्ता से बाहर, आपके क्यों टूट गए? आपके वाले क्यों डर गए? सीबीआई तो नहीं डरे। ये सारा तोड़ फोड़ का एक्सपेरिमेंट क्यों हो रहा है कि ये सारे तोड़फोड़ क्यों हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को देश का संविधान बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी जनता ने नहीं दी, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं दिया। अब टीएमसी को तोड़ के, आम आदमी पार्टी को तोड़ के, तमाम विपक्षी दलों को तोड़ के, उनके सांसदों को, जिनको कल तक ये गालियां देते थे पानी पी पी के, ये भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, अब सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी, सारे बलात्कारी सब भारतीय जनता पार्टी। इसका जवाब मैं चारू जी से लूंगी, इसका जवाब मैं चारू जी से लूंगी, लेकिन पहले जरा मनोज जी को चर्चा में शामिल कर लूं। ठीक है, बहुत अच्छा, बस अब होल्ड करेंगे ना। मनोज जी, जरा आप भी बता दीजिए कि भाई ठीक है, जब इनके साथ हो जाते हैं तो सब अच्छे हो जाते हैं, चाहे आप हों या फिर पहले दीदी एक जमाने में रही हूं, जैसे इनसे दूरी बनाते हैं तो सब में खामियां नजर आने लगती हैं। अब मुझे बोलने की इजाजत है? 100% आप ही से सवाल किया।
17 अगस्त 1983, शायद यहाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, एनडीए का गठन चौधरी चरण सिंह जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मिलकर किया था और गैर कांग्रेसी सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने ये गठबंधन बनाया था। आज निश्चित रूप से दोनों पूज्य आत्माओं को ये बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी कि देश में इतना मजबूत गठबंधन चल रहा है। निश्चित रूप से जब देश नेशन फर्स्ट आ जाए तो इस तरह की जो भी लोग, अब इससे पहले जब मुखर्जी के बारे में मुझे बोलने दीजिए ना, उससे पहले जो अभिषेक बनर्जी के बारे में जब पिछली डिबेट हुई थी, मैं आपको एक चीज बोल के गया था मनोज जी कि ये तो जनता भी जमीन पे कर रही है, अगले वाली कुछ दिन में देखेगा बहुत व्यापक बदलाव होगा। वहां के सांसद, उनके लोग, उनके विधायक जिनको कमरे में बंद करके पीटा जाता था और जलील किया जाता था, जिनकी सांसें दबाई जाती थी, जिनकी आवाज दबाई जाती थी, और जब देश हित में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था, तो निश्चित रूप से जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय 4 मई को आजाद हो गए और आज वो एनडीए के साथ में आने के लिए तैयार। और निश्चित रूप से सबका स्वागत है, जो देश के बलिदान में अपना बलिदान देना चाहे, निश्चित रूप से क्यों नहीं सहयोग लेंगे। ये जो सांसद जो है, यदि वो देश हित में अपना सहयोग देना चाहेंगे तो स्वागत है, एनडीए में सबका स्वागत है, क्यों नहीं स्वागत करेंगे हम। क्यों देश हित में सब एक साथ में नहीं आते? क्या दिक्कत क्या है इसमें? क्या हम लोग बंदरबाट करने के लिए नहीं देते? बंदर देश लूटने का मौका देते? अभी मेरे साथी समाजवादी के बहुत उछल के बात ये कह रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी, जब उत्तर प्रदेश में इनके 37 सांसद आते हैं तो चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष हो जाता है, और जैसे इनकी सरकार चली जाती है, साहब ये बंगाल में लूट लिया, साहब इन्होंने वहां लूट लिया, वहां लूट लिया, तब क्या होता है? अब 2027 में फिर पैदल इन्हें मौका नहीं दे रही है जनता, फिर ये कहेंगे जी लूट गए हम, तो हाय अल्लाह हम क्यों ना हुए, हाय अल्लाह हम क्यों ना हुए, तब क्या कहें? फिर इनका यही रोना होगा। अब इनको जनता इनको समझ चुकी है, इनका अब कुछ होने वाला नहीं है। और ये तर्क अभी मेरे आम आदमी के साथी भी कह रहे थे, ईडी सीबीआई आपके घर में जाके तो 2 बोतलें रखनी आई थी, आपको गंगा जल तो निकाल के लाने रहे थे, शराब के उसमें गए थे, उसमें तो शर्म करो, और कोई भी आप अपने काम तो गिनवाओ। आपने कुछ किया हो तभी तो आप जनता के बीच में जाओगे, विधानसभा या पार्लियामेंट में जाओगे। अधिकारी के 5 लाख रुपए कैमरे पे रिश्वत लेते हुए नजर नहीं आए, इनको हेमंत बिस्वा शर्मा का करप्शन नजर नहीं आया, इनको नजर नहीं आएगा। आपके केजरीवाल की नजर नहीं आए, अरे कल तक मोदी जी याद नहीं आए, इनको केजरीवाल याद नहीं है। बड़ा सवाल, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी मौजूद हैं, ठीक है, एक मिनट जरा भाई देखिए, नेता अपने फायदे के चश्मे से सुन तो लीजिए, नेता अपने फायदे के चश्मे से सब कुछ देखता है। एक सेकंड, एक कह रहा है कि अरे धनेंद्र जी, आपने अपने टर्न पे बोला, मैंने बोलने दिया। एक सेकंड, ये नहीं, धनेंद्र जी सुनिए अब आप मेरी बात, जब आपका मौका था आपको बोलने दिया, अब आप चुप रहिए, दूसरे आदमी को भी बोलने दीजिए। तो काउंटर करने के लिए सेकंड राउंड होगा ना, काउंटर करने के लिए सेकंड राउंड होगा ना, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? सेकंड राउंड होगा ना, सब्र रखिए, ये तरीका नहीं है, मेरे साथ ये तरीका नहीं है धनेंद्र जी, आप हर बार ऐसे ही करते हैं। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। हाँ ठीक है, मेरी डिबेट जैसे भी आप खड़े रहिए और आपने टर्न आए तो बोलिएगा। छोटे बच्चे आपको टर्न दिया ना मैंने, अब जब सेकंड राउंड आएगा आप जवाब दीजिएगा, आप चुप रहिए, बीच में किसी के मत बोलिए। हर्षवर्धन जी, नेता अपने अपने चश्मे से सब कुछ देख रहे हैं और हमारे यहाँ ऑडियंस को दिखाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में बीजेपी इतनी पाक साफ है कि वो कह सकती है कि भाई क्या हो गया, सारे नाराज अगर हमारे घर आते हैं, हम बड़े दिल वाले हैं, स्वागत कर लेते हैं? मतलब इतना सिंपल है क्या कहानी? ये 360 नंबर की टारगेट नहीं है क्या? ये मिशन 360 नहीं है क्या? ये बिना जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति इतनी सिंपल होती भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता तय करती है, और कई बार जब आपको मैंडेट मिलता है तो आप उसके आधार पर बहुत सी कोशिशें भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी वो कोशिश करती हुई दिख सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक समय में जो लोग जिनके ऊपर आरोप लगते थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको सबको आज ये लोग चोर बेईमान आज भी कह रहे हैं या फिर से पलट गए तो नहीं कहेंगे। एक ज़रूरी तथ्य मैं दुरुस्त कर दूं, मनोज जी शायद ध्यान में नहीं रहा होगा, बोल गए कि एनडीए चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, बिल्कुल गलत बात है। 1998 में एनडीए का गठन हुआ और 87 में मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है चरण सिंह जी का निधन हो गया था, तो ये थोड़ा सा तथ्य ठीक नहीं है। दुरुस्त करने का मौका मिला, हाँ मैं बिल्कुल, लेकिन एनडीए दिल्ली में चुनाव के लिए हुआ था, जो निकाय चुनाव हुआ था। नहीं सर, एनडीए कभी भी सर गूगल कर लीजिएगा तो सारी ठीक है सर, गूगल की सारी जानकारी सही नहीं होती। मुझे जहां तक ध्यान में है, मई के पत्र आपको पेश कर सकता हूं।
मई 19 फैक्ट चेक आगे बढ़ते हैं, फैक्ट चेक जरूरी होता है, फैक्ट चेक जरूरी होता है, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन ये जी, आप लोग खुद भी देख लीजिए। ठीक मई है। 1998 और सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय राजनीति का गठजोड़ है एनडीए, जो आज भी जिसकी अगुवाई भाजपा कर रही है। ये तथ्य जरूरी था। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि 360 के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं क्या, तो सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा पूरा करने के लिए जो सांसद हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि किसने, ये स्टालिन है ना तमिलनाडु वाले, उनको किसने नाराज किया? कैसे वो चले गए? पाले में जाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए ना। हम किसी को अपने पाले में लाना चाह रहे हैं, हमारा एजेंडा है, लेकिन आपके पाले से अगर कोई आ रहा है और आपने किसी को धक्का देकर दूसरे के पाले में डाल दिया, उसके लिए जवाबदेह कौन है? नंबर एक। दूसरा, आपने भी अपने शुरुआती इंट्रो में कहा, सब लोग कह रहे हैं कि जो भी छोड़ रहा है वो जा रहा है भाजपा के पास। उद्धव ठाकरे तो भाजपा छोड़कर गए थे दूसरे दल में, वो तो अपनी विचारधारा छोड़कर चले गए, सब कुछ छोड़कर चले गए, वो तो दूसरी तरफ चले गए। राष्ट्रीय जनता दल ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक उधरस्थ कर लिए थे, पता ही नहीं चला, वो पूरे के पूरे गायब हो गए थे। अशोक गहलोत ने बहुजन समाज पार्टी 6 के 6 विधायक। और मैं बार बार हर बहस में कहता हूं कि भारत में एक बड़ा चुनावी सुधार आवश्यक है। आज कोई जिस सिंबल से जीते, अगर वो उस सिंबल को छोड़े तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन ये सब के लिए ये पैमाना वो नहीं चलेगा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में सारे केसीआर के विधायकों को तोड़ लें, तब कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं चलेगा कि अशोक गहलोत वहां पर बसपा पूरी की पूरी खा जाएं, तब कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक दूसरे से जाते रहे, तब कोई दिक्कत नहीं। और कांग्रेस की तो महिला मोर्चा के अध्यक्ष अभी तो आम आदमी पार्टी से गई, कहां भाजपा में गई? उदाहरण दोनों तरफ है। लेकिन अभी जो हो रहा है इसको समझिए। कोई इसको एक तरह से कहें, हर कोई इसको मिसरीड कर रहा है, गलत तरीके से पढ़ रहा है। बंगाल में जो अत्याचार, अनर्थ, पाप हुआ है, उससे बचने के लिए लोग जा रहे हैं। इसको आप समझिए, इसको आप दूसरे राज्यों से मत जोड़िए। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की 2007 की सरकार, पूर्ण बहुमत की 2012 की सरकार, पूर्ण बहुमत की 17 और 22 की सरकार, क्या दूसरे कार्यकर्ताओं को इस तरह से कभी आपने मारपीट करते? कोई भी हो, बसपा, सपा, ठीक है, कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल या दूसरे से उदाहरण आ सकते हैं, मायावती के वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड, लेकिन उसके अलावा नॉर्मली आप नहीं देखेंगे कि कोई एक पार्टी सत्ता में आई और दूसरे के ऊपर ऐसे हमला करे। ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट यही काम करते रहे और ममता बनर्जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो इसलिए इस वाली टूट को, जो ये बंगाल में टूट हो रही, इसको जरा समझना होगा। बाकी मैं कह रहा हूं, भाजपा अपने एजेंडे के लिए पूरे जी जान से लगती है, दूसरों को भी लगना चाहिए अपने एजेंडे के लिए। ठीक है भाई, राजनीति है, सबको नंबर गेम का खेल है, वो जुटाने की कोशिश करें, तो उसमें दिक्कत क्या है? जरा चारू, एक सवाल मेरा भी, जो सवाल सभी पैनल से आए, उन्होंने कहा कि भाई जब तक आपकी पार्टी में आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको सबसे ज्यादा करप्ट बताया, सबसे ज्यादा गलत बताया, अब जब वो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो आप खुली बाहों से उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। वही सयोनी घोष जो मीर जाफर कहती थी, वही सयोनी घोष जो मक्का मदीना काबा की बात करती थी, आज अगर आपके साथ आए तो स्वीकार रहे हैं वो आपको? देखिए, ऐसी क्या मजबूरी है? जी, हर्षवर्धन जी ने एक बात बिल्कुल बहुत सही कही। बंगाल में जिस प्रकार के हालात बन चुके थे, उससे पीड़ा केवल जनता को नहीं थी, नेताओं को भी थी। और मारकाट की राजनीति थी, खून खराबे की राजनीति थी, लोगों को टांग दिया जाता था, उनकी मौत हो जाती थी, रेप हो जाते थे उन लोगों के, चाहे वो 6 साल के हों या वो 60 साल के हों, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। ये हालात बन चुके थे। आरजी कार की स्थिति हमने देखी, पूरा का पूरा बंगाल सड़क पर उतर गया था और एक्शन क्या लिया गया? प्रिंसिपल को रीइंस्टेट कर दिया गया। जब भी कोई समस्या होती थी, आपको पता है अटैक किस पे होता था? ईडी के ऊपर अटैक होता तो गए था। लेकिन उसके बाद। जी आ गए, इसीलिए आ गए। और बिल्कुल मेरे को अपनी बात आगे बढ़ाने दीजिए। इसीलिए आ गए, और इसीलिए उस पार्टी के लोग जो ये सोचा करते थे कि भाई आज हम सत्ता से जुड़े हुए हैं, या हम डर की वजह से, सबकी बारी-बारी से सुनते हैं। थोड़ा आपकी बारी में मैं बोली नहीं, आपकी बारी में बोली नहीं, कब रोका राठी साहब? बीच में मैं बोली, आपके बीच में मैं बोली नहीं। इनका एक मैं आपको झूठ और बता दूं, पता है, जो ये डेटा देते रहते हैं ना लोग, ये वो लोग होते हैं जो चुनाव हार जाते हैं। तो चुनाव हारने के बाद अब बड़ा डेटा देते हैं, 24 में हम जीत गए, 24 में। कौन सा जीते आप 24 में? 24 के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी। आप
17 का चुनाव कन्विंसिंगली हारे क्योंकि समाजवादी पार्टी को दरवाजा दिखा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अच्छी खासी सरकार चल रही है, रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, तो फिर क्या जरूरत है ऐसे लोगों को साथ लेने की? ऐसी कौन सी मजबूरी है? एक मिनट मेरे को एक कदम और आगे बढ़ने दो। अच्छा, उसके बाद ब्लेम एक तरफ से आ रहा है विपक्ष का, आपकी वजह से हमारी पार्टी टूट गई। ये कहते हैं हमारी पार्टी तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई कि पार्टी इसीलिए टूटती है क्योंकि आपके अंदर खोट है, आपके अंदर फूट है, आपके लोग आपको छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो जब आप ही के लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप किसी और के ऊपर उंगली क्यों उठा देते हैं? क्यों नहीं आपके लोग आपके साथ रहना चाहते? चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, भाई आपके अंदर कोई तो प्रॉब्लम होगी, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस प्रकार से एक अलग प्रकार का आतंक मचाया, वो दिल्ली की जनता को मालूम है, इसलिए उनको इस तरीके से वोट देके भगा दिया गया। टीएमसी में भी जिस प्रकार का आतंक मचाया उस पार्टी ने, उनको भी वोट देके जनता ने दरवाजा दिखा दिया। समाजवादी पार्टी एक साथ है, मैंने माना, लेकिन एक साथ होने के बावजूद 14 में प्रधानमंत्री भाजपा के थे, 17 में मुख्यमंत्री भाजपा के थे, 19 में प्रधानमंत्री भाजपा के थे, 21 में मुख्यमंत्री अभी परसों ही आपने कंक्लूड किया, आपको बधाई की संदेशों का तांता लगा, आपने रिकॉर्ड तोड़ा, अच्छी बात है, सबको पता है क्या है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप उसका जवाब नहीं दे रही हैं। मैंने आपसे सीधा कहा भाई ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो सयोनी घोष, वो काकोली दस्तकार, वो अरूप चक्रवर्ती, वो शताब्दी रॉय, जिनको करप्शन के लिए भी आपने जमजम कर कोसा, जिन्होंने आपके खिलाफ भी भर भर कर गालियां दी, ठीक है, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप उनका साथ लेने के लिए तैयार हो गए? आपकी सरकार अच्छी चल रही है ना, अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, अभी आपने रिकॉर्ड भी बना दिया है, कोई सहयोगी छोड़ के नहीं भाग रहा, कोई आप अल्पमत में नहीं आ रहे, तो फिर ऐसे लोगों को लेने की कौन सी मजबूरी है? समझा दीजिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी का हृदय परिवर्तन हुआ हो या कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया हो। अभी हर्षवर्धन जी ने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, उद्धव जी का नाम लिया, रेवंत रेड्डी के कुछ आपको बात बताई, अशोक गहलोत ने जब बसपा के पूरे लोग, एंड इनकी कोई आइडियोलॉजी सेम नहीं है, अपनी पार्टी में संभालिए, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। आज की तारीख में और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत सक्सेसफुली भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी का अगर नाम लूं, या हमारे और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तरफ आ गए हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ गया, और उस तरफ आते के साथ वो पाक साफ हो जाते हैं। ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो, केसेस जिसके चल रहे होंगे या जिसके ऊपर कोई आरोप होगा वो इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे हमको किसी सयोनी घोष कबूल है आपको? देखिए, ये कबूल करना या ना करना ये मेरी पार्टी का निर्णय होने वाला है, लेकिन मेरा एक बात मानना बिल्कुल सही है। अगर, और आरएलडी के प्रवक्ता भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, पिछले चुनाव में तो आरएलडी भाजपा के साथ नहीं थी, लेकिन जब उनको ये लगा कि समाज हित और देश हित में हमको काम करना है तो प्रधानमंत्री जी के साथ करना होगा। सत्ता के साथ है देश में, है ना, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्षी दल। अगर विपक्षी दल इस प्रकार का हो चुका है, राहुल गांधी का उदाहरण लेती हूँ मैं, जल्दी से अपनी बात खत्म करती हूँ। बंगाल के चुनाव में राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं, चुनाव के 8 दिन पहले जमीन पर उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से बाय बाय करते हैं और कहते हैं अरे बाबा हम चुनाव नहीं जीते। भाई इस तरीके की राजनीति के साथ कौन जुड़ना चाहेगा? इस तरीके की राजनीति को लोग छोड़कर जाएंगे ही। ये जो सो कॉल्ड इंडी अलायंस बनी थी, हम 23 में भी कहते थे ये कोई अलायंस नहीं है, और आज ये साबित हो चुका है, हर दिन ये साबित हो रहा है इनकी कोई अलायंस नहीं है, इनका कोई मोटिव नहीं है, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जवाब ले लेते हैं भाई, ठीक है राज साहब, बोलिए अब आप बताइए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं, इतिहास के पन्ने उठाइए, है ना, मेघालय में क्या कुछ किया था टीएमसी ने, सबको, मतलब अगर आप देखेंगे, फेरिस्त निकालेंगे, दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, किसी का दामन पाक साफ नहीं है। भाई अगर ये कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? सबको नंबर चाहिए। देखिए, मैं एक चीज संभाल लीजिए आप अपनी पार्टी, किसने रोका है? बोलता हूं, चुनाव हार जीत अलग चीज है, लेकिन सामने जो देश का भविष्य बैठा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी हमारे जो साथी हैं उन्होंने एक चीज बोल दी और कह करके निकल लिए, मतलब चेहरा चमकाने वाली बात नहीं है। 1980 सुन लीजिए, 1980 में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी 2026 में आ जाए, सुन लीजिए, 1926 में आ जाए। आप ही तो कह रहे हैं भविष्य है, वर्तमान की बात करते हैं सर, आप ही ने तो भविष्य को याद किया। 1980 में बीजेपी बनी, 1980 में बीजेपी बनी और अरे सुन लीजिए भविष्य मॉनसून सेशन है, भविष्य डिलिमिटेशन बिल है। अरे वही बोल रहा हूँ, सुन लो ना, वही बोल रहा हूँ, इनका सब साफ हो जाएगा अभी जब बात आएगी। ठीक है, 1980 में जब बीजेपी बनी थी जनसंघ से, तो उसका पहला मैनिफेस्टो में था गांधीयन सोशलिज्म विचारधारा, और तब चौधरी चरण सिंह ने करा था 1983 में गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। अच्छा, जो एक, अरे सुन लीजिए, जो एक साल भी नहीं चला, और वो चला इसलिए नहीं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इसलिए चरण सिंह ने उसको तोड़ दिया एक साल में कि मुझे हिंदू मुस्लिम नहीं करना। ये सच्चाई यहां नहीं बताएंगे, और इन्होंने जैसे मजाक उड़ाया कि अल्लाह अल्लाह, अगर चौधरी चरण सिंह सुन रहे होते
तो इनका कान पकड़ के बाहर निकाल देते, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता में यकीन करते थे। राठी साहब, भाषण हो गया, तो आज के मुद्दे पे आ जाए। लेकिन जिस तरह के लोग राठी साहब, एक सेकंड, राठी साहब, मैं आपके फायदे की बात कर रही हूँ, जरा सुनेंगे अगर ध्यान से तो फायदे की बात है। मैं सीधा कह रही हूँ, वर्तमान में आइए 2026 मॉनसून सेशन, आपने जैसे सबको बोलने दिया, मेरी पर आप इतिहास में वो इस मुद्दे की बात कर रही थी ना, आप इस मुद्दे की कीजिए, मैं आपको पूरे 10 मिनट बोलने दूंगी। आपने कभी नहीं टोका। नहीं, आप 80 में मत जाइए, आप 26 की बात कीजिए। अच्छा, इन्होंने 80 की बोल दी, 83 की तो बोल दी, उसकी गलती फैक्ट चेक कर दिया ना सर। नहीं तो हम तो बोल देना। चलो, अच्छा बोलो, मतलब टॉपिक में नहीं बोलोगे, जनता सब सुनेगी। मैं तो मौका दे रही थी। इन्होंने जो गठबंधन बताया वो गांधी जी की विचारधारा पे था। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो टूट क्यों गया। ठीक है। तो आधी अधूरी जानकारी क्यों अपने बच्चों को आपने पूरी ये बताइए ना। अब अगले सवाल पे आइए। अभी बहन जी ने बहुत सारी चीजें बोल दी। मैं कह रहा हूं, जहां से हमारे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सतपाल जी मंत्री थे, वहां भी 4 दिन पहले ट्रिपल मर्डर हुआ, भरे बाजार में गोलियां चल रही हैं, पहले 2 व्यापारी मारे, फिर मार दिया। आज का टॉपिक ये रामराज है क्या? थोड़ा सा पीछे हमारा घुमा दिया इन्होंने। थोड़ा सा पीछे मुड़ जाइए, थोड़ा सा बड़ा लिखा है, बड़ा लिखा है, हो गया, बड़ा लिखा है, ये इनका रामराज बता रहा, बड़ा लिखा है। मैं वही तो पूछ रही हूँ। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन हम टूट नहीं पा रहे। उसका कारण है, उसका कारण यह है, अब आए ना आप मुद्दे पे। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ना तो छात्र राजनीति खड़ी करी, खत्म कर दी इन्होंने, हमने छात्र नेता खड़े किए जो हमारे से पॉलिटिकली नहीं इमोशनली कनेक्टेड है। हमने प्रधान खड़े किए, हमने बीडीसी खड़े किए, हमने सभासद खड़े किए, जो ये कहते हैं 10 साल 15 साल कितना हो जाए रहेंगे समाजवादी के साथ, वो इंटैक्ट है, कोशिश रोज करते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है दूसरे एक छोटा सा सवाल, तो यानी कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी अगर ये टूट रहे हैं तो खामी इनके अंदर है, यही कहना चाह रहे हैं? दोनों चीजें यही तो कहा आपने, दोनों चीजें। वो आपको रोज तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं तोड़ रहे क्योंकि आपने पार्टी, छात्र नेता, प्रधान, पंचायत तब तक खड़ी की है, इन्होंने नहीं खड़ी ना ऐसी। वन ऑफ द रीजन। ओके फाइन, गुड टू क्लैरिफाई, गुड टू क्लैरिफाई। सुनिए कैसे। पहला ये कि जो लोकल लीडरशिप डेवलप करना होता, जो उत्तर प्रदेश में जो समीकरण आप लोग देखे, मैंने कहा कि पॉलिटिकली नहीं इमोशनली भी कनेक्टेड है। जैसे इनके अच्छा, ईडी सीबीआई से इनको डर लगता है, इनके नेताओं को, आपके नेताओं को नहीं लगता? मैं क्या पूछ रही हूँ, धनेंद्र जी ने कहा कि भाई, दूसरी बात, एक मिनट, धनेंद्र जी ने कहा कि सीबीआई, ईडी, ये तमाम जांच एजेंसी का दुरुपयोग करती है केंद्र सरकार। बिल्कुल करती है ना, बिल्कुल करती है। तो भाई इनके नेता टूट के आप आ गए इनके पास, सुन तो लीजिए, वही तो पूछ रही हूँ, करते हैं, उन्होंने करा और आ गए। आपके नेताओं को नहीं लगता डर? या फिर नहीं डरते ना? हाँ, हम जेल से नहीं डरते, और नहीं डरते, कोशिश नहीं डरते हम लोग। हाँ, तो ये लोग डरपोक है, ये लोग डरपोक है। अच्छा, आप डिसाइड करें। हर आदमी कारोबार करता है, हर आदमी कारोबार करता है, हर आदमी कुछ करता है, ये लोग डराते पूरे कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा कस्बा, पूरी तहसील खड़ी हो जाती है। ठीक है, ये माननीय नेताजी ने बनाया, डर जाते हैं, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। आप लोगों की पार्टी में विचारधारा की कमी है, समाजवादी पार्टी टूटने वाली नहीं है। बिल्कुल, आप लोगों की पार्टी में विचारधारा की कमी है, आप ईडी सीबीआई से डर जाते हैं, आपने ग्रास रूट लेवल पे अपने लोग तैयार नहीं किए हैं, व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर रह गई। एक बात तो सही, इसीलिए टूट रही है ना आम आदमी पार्टी से ना, एक बात तो सही है। अब जागे आप आम आदमी पार्टी से इतनी देर बाद? राघव चड्ढा जैसे को पहचानने में गलती कर दी इन लोगों। अच्छा, गलती कर दी, हम लोग पहचान लेते हैं लोग, हमारे लोग 10 साल लेकिन से हम लोग बाहर, मैं चड्ढा नहीं, चड्डी हूं वाली सयोनी घोष को बीजेपी पहचान रही है। हमारे लोग नहीं जाते। हमारी जितनी बड़ी पार्टी, हम मुश्किल से 0.5% लोग भी नहीं गए। ठीक है, और देखिए 10 साल। एक सेकंड, राठी साहब वरिष्ठ पत्रकार है, जरा सुन ले उनकी। दूसरी बात, मैं भी सीनियर है सर, सुन ले जरा उनकी सर, जरा उनको भी, इनको भी। बस राठी साहब, बस राठी साहब, चौधरी चरण सिंह जी नहीं, अखिलेश यादव पर आ जाइए, बस कीजिए, उनको गंदा नाम कर, बस ठीक है, एक मिनट, चौधरी चरण, बस डेविएट मत कीजिए, नहीं, हर्षवर्धन जी आप अपनी बात करें, हर्षवर्धन जी। अरे बस प्रॉब्लम पता है क्या हुई सर? प्रॉब्लम पता है क्या हुई? मैं बताती हूँ। बोलते बोलते आपसे ऐसी बातें निकल गई जैसे आपके सहयोगी जो एनडी गठबंधन के वही फंसते हुए नजर, आपको पता नहीं वो। ठीक है, बोलिए। राठी जी ने अच्छा किया, पीछे ले गए। तो बच्चे हैं, बार बार बच्चों को कह रहे हैं भविष्य है, नौजवान है, तो जरा सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जिस समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी चिंतक थे, उन्होंने रामायण मेला किस लिए शुरू किया था? आज की समाजवादी पार्टी कहाँ है, ये भी जरा पता कर लेना चाहिए, क्योंकि संदर्भ है,
बताइए, तो जरा पता कर लेना बताइए चाहिए। कहाँ दूसरा कह रहे हैं हमारे लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, अच्छा है नहीं जाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो राज्यसभा में जो आपके विधायक छोड़कर चले गए थे, आप आम आदमी पार्टी के ऊपर कह रहे थे, उनको क्या दिक्कत? अरे भैया अभी इसका पूरी पार्टी की पार्टी अखिलेश खत्म हो रही है यार, क्या बात कर रहे हो? पूरी पार्टी खत्म हो रही है हमारी 10 साल से। चिल्लाकर काम नहीं चलेगा, आप परेशान हो गए। सुनता ही नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, या तो ये कहिए इतने बहरे हो बस चुके हैं। राठी साहब तहजीब के दायरे में रहते हैं सब। राठी साहब चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे। राठी साहब तर्क में, राठी साहब एक काम सुनिए, मैं और आप इंडिविजुअल डिबेट तो कर नहीं रहे, यहाँ पे पूरा पैनल मौजूद है, जितनी देर आप बोले सबने शांति से सुना, यही तहजीब मैं आपसे भी उम्मीद रखूंगा। बस अब चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। फिर मैं शांति, हर्षवर्धन जी बोले आपके बीच में नहीं ना, चारू प्रज्ञा बोली आपके बीच में नहीं ना, तो अब चुप हो जाइए। नो डोंट ट्राई टू टेक द एक्स्ट्रा फुटेज। हर्षवर्धन जी, डिबेट का कतई मतलब नहीं किसकी तेज आवाज है, हम भी बहुत तेज आवाज बोल सकते हैं, लेकिन बोलिए, अभद्रता नहीं चलिए, करना। अरे बस ये अभद्रता नहीं करना, ये कोई जवाबी कव्वाली आपको हर बात में बोलना जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजनीतिक, मैं चौधरी चरण सिंह के वंशज हूं, मुझसे जोर से नहीं बोल पाओगे। अरे भाई यहाँ पे कोई हेकड़ी दिखाने का टाइम है क्या? कोई दबंगई दिखाओगे क्या मेरे शो में? मेरे शो में कोई दबंगई दिखाने आए हो क्या? तर्क की बात करो, तर्क की। राठी साहब ये तमीज नहीं है। राठी साहब तहजीब से आराम से, प्लीज आप भी चुप हो जाइए। हर्षवर्धन जी आप अपनी बात पूरी करें। हल्ला बोल जनता नहीं पसंद करती, इसी ये जो लठैती करते हैं ना, डिबेट में लठैती नहीं चलेगी भाई। आप जवाबी कव्वाली करने आए, तथ्य पर बात कीजिए ना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रामायण मेले के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं, आपको जानकारी नहीं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर डिबेट कर रहे हैं। आपने कहा और इसीलिए मैं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ लठैती और लड़ाई नहीं, सुनिए, पहले गठबंधन ये नहीं कर सकते। ये आपको चिल्लाना है, चिल्ला लीजिए। गठबंधन में ये सही बोल रहे थे, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले गठबंधन में इन्होंने सही कहा। राठी साहब आपके नेता ने आज चिंता व्यक्त की है परिसमन को लेकर। एक सेकंड शाहरुख प्रज्ञा जी, आपके नेता ने परिसमन को लेकर आज चिंता व्यक्त की है। आज उन्होंने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। जरा आज के टॉपिक पे रहते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज। टेलीविजन लाखों लोग देख रहे हैं, सबको पता है कौन कितना शांत है और कौन नहीं है। एक सेकंड शाहरुख प्लीज, एक सेकंड प्लीज। अभी डिबेट पे रहते हैं, इनको ये डिबेट करने की कोशिश करें, मैं नहीं चाहती, प्लीज आई डोंट वांट दैट। ज्ञानेंद्र नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ज्ञानेंद्र जी भाई, इनकी पार्टी नहीं टूटी। अरे एक सेकंड, आपके ऊपर अरे चारू जी, डू वी वांट अ कंस्ट्रक्टिव डिबेट? यस, लेट्स वी कांट इंडल्ज हिम, वी कांट इंडल्ज। नो, अगर वो चाह रहे हैं ठीक है, बाइक पे आवाज उतनी ही जाएगी। आप चाहे अब वो नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूं? नहीं कर पा रही आप, मैं क्या समझ कर, अगर जनता देख रही है ना, ये बाजू में वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वहां जाके खड़े हो जाओ। अरे भाई, यानी या मेरे बाजू में ना चिल्लाओ प्लीज, मैं अपने आपको और किसी, फिर मुझे चिल्लाना पड़ेगा, व्हिच आई डोंट वांट। प्लीज ज्ञानेंद्र जी, टू स्टैंड देयर एंड स्क्रीम नॉट नेक्स्ट टू मी। दैट्स ओके, लेट्स 10 सेकंड से तुम्हें बोल ही नहीं। अब बस चुप हो जाओ भाई। अब अगले 5 मिनट तक मत बोलना, ठीक है? एक सेकंड, जब तक आपका टर्न आए तब तक मत बोलना। धनेंद्र जी भाई ठीक है, उन्होंने कहा, ये किसी सत्ता पक्ष ने कहा, बीजेपी ने नहीं कहा, आप ही के इंडी गठबंधन के साथी, उन्होंने कहा है कि भाई डरपोक हैं आप, जेल जाने से डरते हैं, इसीलिए आपके लोग टूट जाते हैं, उनके अच्छे हैं वो नहीं टूटते। देखिए, मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूं। एक उदाहरण राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे। राघव चड्ढा के खिलाफ ईडी ने FIR करी और ईडी ने उनके घर पे रेड करने गई। राघव चड्ढा जी इंग्लैंड चले गए और लीकर केस, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने 2-2.5 साल से 3 साल से दिल्ली में हल्ला मचाया, लीकर केस की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम था। स्वाति मालीवाल के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही थी। अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा उस समय दोनों हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। दोनों के घर में एक समय ईडी की रेड होती है। संजीव अरोड़ा, वही तो वो कह रहे हैं। अरे आगे मत आइए, आगे मत आइए, क्या कर लेंगे आगे आके? धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, अपने पोडियम पे जाइए, पोडियम पे जाइए, तहजीब में रहिए डिबेट करने की। नहीं, यही तो आपसे कह रहे हैं, आप डर गए ना। आपने सुनी नहीं ना? मैं क्या कह रहा हूं, संजीव अरोड़ा और अशोक मित्तल के घर पे एक ही दिन ईडी की रेड होती है। संजीव अरोड़ा कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, वो आज तक जेल में पड़े। अशोक मित्तल कहता है मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, अशोक मित्तल के घर उसके बाद ईडी नहीं गई। तो मैं जो आपको कह रहा हूं, आपके नेता डरपोक थे ना,
अरे आरोप तो राठी जी लगा रहे हैं। आरोप तो राठी जी ने कहा ना कि डरते हो कि आपके नेता, राठी जी ने लगाया। आपके नेता जेल जाने से डरते हैं। मैं नहीं कह रही, राठी जी कह रहे हैं। जी अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, विजय नायर जेल गए। जेल जाने से हर किसी को, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल होने के लिए मजबूत वो चाहिए, ताकत, मजबूत वो लीडरशिप चाहिए। हर कोई अरविंद केजरीवाल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चारू प्रज्ञा जी, अब सवाल घूम के आपके पास, बस एक मिनट, वक्त कम बचा है। चारू प्रज्ञा जी, आप लोग मॉनसून सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन, परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल, ये सब नहीं लाना चाहते हैं? वो तो खैर ऑलरेडी पास है, आप लोग नहीं लाना चाहते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं लाना चाहेंगे भाई? और जाहिर सी बात है, एक मिनट, जाहिर सी बात है, फेल होने के लिए तो नहीं लाना चाहते। देखिए, पिछली बार नंबर नहीं थे 18 अप्रैल को, पिछली बार, लेकिन जयराम रमेश भी कह रहे हैं इसीलिए तिल मिलाए और इसीलिए 360 के लिए सब कुछ चल रहा है। मैं आपको पिनाज जी एक बात बताना चाहती हूँ। 12 साल जब से मोदी जी की सरकार है, हमारा कोई भी प्रयत्न संसद के अंदर फेल नहीं हुआ। पहली बार एक ऐसा बिल आया जिसको विपक्ष ने हरवा दिया, वो महिला आरक्षण परिसीमन वाला बिल था, जो बहुत दुखद है। वो देश के लिए बहुत दुखद है। ऑलरेडी संसद में वही तो मैं पूछ रही हूँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल मान लिया, महिला आरक्षण पास है, महिला आरक्षण पास है, मैंने बोल दिया भाई, मैंने बोल दिया, महिला आरक्षण पास है, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। शांति, शांति, डिलिमिटेशन है जिसका एग्जीक्यूशन उसे, बस धनेंद्र जी, बड़ी बात है, सुन लो फॉर अ चेंज, सुन लो। उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रही हूँ, आप ही का काम कर रही हूँ, जिम्मेदार विपक्ष का जरा सुन लो जरा। हाँ भाई चारू जी, आपको परिसीमन, बस राठी जी कान खोल के सुनेंगे तो आपको जो सवाल पूछना चाहिए वही है। बस ये बता दो। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, भाई एक मिनट, आपको दोबारा लाना है, नंबर आपके पास तो है नहीं, नंबर तो ऐसे ही आएंगे, तो फिर ये टूट फूट के लिए आपको कहीं ना कहीं पीछे बिहाइंड द सीन क्यों ना कहा जाए कि आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं अब आपकी नहीं तो कैसे पास होगा? हाँ जी बिल्कुल। एक तो ये डिबेट को लठमार ना बनाए, ये दोनों इतना मिलके चिल्लाए ना, थोड़ा शांति से लोगों को बोलने दीजिए। शांति, आप लोगों के पास भी कोई सवाल हो तो बताइएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बोलना चाह रही हूँ। महिला आरक्षण बिल बिल्कुल पास्ड है, लेकिन हम उसको एक्सपेडाइट करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि वो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाए, और इसलिए ये सारे प्रयत्न हैं, ये हित में है समाज के, महिलाओं के। तो ये प्रयत्न 360 के लिए है कि नहीं चाहते हैं? अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब 370 हटा, क्या हमारे पास नंबर थे? क्या राज्यसभा में हमारे पास नंबर थे? नहीं। जब ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ, तब क्या हमारे पास राज्यसभा में नंबर थे? नहीं। ये प्लीज पिनाज, अच्छा, परिसीमन के लिए आपके पास नंबर है? मैं बहुत कम हिंदी, परिसीमन के लिए आपके पास नंबर है? अरे देखिए, जब सही कार्य करा जाता है नंबर आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। 370 हटा ना, इन्होंने बहुत कहा, कोई नहीं हटा सकता, हटा के दिखा दो। इन्होंने बहुत, ये बहुत, आप ही तो कहती हो। अरे भाई एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुद्दे पे ले आओ। अरे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुद्दे पे ले आओ। पिनाज जी प्लीज, यू नो लास्ट टाइम आल्सो आई फ्रीक्ड आउट ऑन योर शो। बाजू में खड़े होके ईयरड्रम्स फोड़ने का काम है आपके प्रवक्ता को। राठी जी शांति, 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 राठी जी शांति, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ एग्रेशन वोंट लीड एनीथिंग। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट राठी जी, डोंट डू दैट। नहीं, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। एट द एंड ऑफ द डे, आप कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहें करिए, अपने डिबेट का लेवल बढ़ाइए, अपनी आवाज का डेसिबल मत बढ़ाइए, आप तथ्यों पर बात करिए। परिसीमन पर आइए, और अब मैं परिसीमन की आपको बात, चुप बस। नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक्सरसाइज हमारे सेंसस की शुरू हो चुकी है, हम सबको मालूम है, जो इस एरिया में रहते हैं उनको मालूम है सेंसस की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। लेकिन जब तक ये खत्म होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। अगर इस प्रोसेस को 540 में से परिसीमन पास कराने के लिए कितने चाहिए? 360 है आपके पास? 360 नहीं, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, क्या 370 पास कराने के लिए संख्या थी? नहीं थी, हो गया। इस बार भी मुझे पूरा यकीन है, ठीक है। एक डिबेट में कह रहा हूँ, कल लेके आए पार्लियामेंट में, तमाम विपक्षी दल इनके साथ है। 50% है, 33% नहीं, 50% आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उनका एजेंडा बहुत बड़ा है, उनका एजेंडा बहुत बड़ा है। आप वहीं तक रोकेंगे? हर्षवर्धन जी क्लोजिंग रिमार्क आपसे, ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क आपसे, बस धनेंद्र जी शांति, शांति। धनेंद्र जी, अरे चिल्लाने से नहीं होगा, मॉनसून सेशन में जाके बात कीजिएगा, अपने विधायक और सांसदों को संभाल के रखिए। सिर्फ एक जरूरी बात मैं कह दूं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सत्ताधारी पार्टी के पास नंबर हैं, यही महत्वपूर्ण नहीं होता है। इश्यूज पर क्या आप जो दूसरे दल हैं जो आपके साथ नहीं, उनको आप अपने साथ ला सकते हैं क्या? ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। ये इस वक्त चर्चा भले उस तरह क्योंकि पार्टियां बहुत सी टूट रही हैं,
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि आप डायलॉग करते हैं, उनके साथ सहमति बनाते हैं और बिल सब एक साथ लेकर। जो महिला आरक्षण था, नहीं महिला आरक्षण मैं बता रहा हूं, जो पहले महिला आरक्षण था वो भी सर्वसम्मति से पास हुआ, सिर्फ एआईएमआईएम को छोड़कर। और अभी जो परिसीमन के साथ है वो गिरा, लेकिन अगर सरकार ये चाहेगी कि इसको लागू करना है 2029 के पहले तो उसे लाना पड़ेगा। और अरविंद सावंत ने कहा कि भाई वो बीजेपी में नहीं जा रहे, वो एनडीए में नहीं जा रहे, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर वो साथ है। बिल्कुल, उन्हें सही लगता है। अगर स्टालिन को लगेगा कि राहुल गांधी ने उन्हें धोखा दिया है तो वो इधर आ जाएंगे, इसमें कौन सी बात है? इशू बेस्ड। ठीक है भाई, राजनीति है और अगर नंबर गेम है, नंबर चाहिए तो फिर हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता है। लोग अपना घर संभाल के रखें, सत्ता के लिए तमाम लोग ललायत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संभाल के रख सके, विराटी जी ने काम संभाल रहे हैं, जो नहीं संभाल पा रहे जिन भी कारणों से, वो सबका हश्र आपके सामने। आप सभी चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।